आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन है जनता खबर में। आज जनता खबर में हमारे मेहमान अब्दुल हलीम सलमानी साहब हैं और जेपी शास्त्री साहब हैं। तो आपसे हम जानेंगे समझेंगे कि ये जो बिहार की गणना हुई है, तो बिहार की गणना पर जो है बातचीत करेंगे कि बिहार की गणना में ये जो जाति का जो चिन्ह निकला है, इनकी इतनी संख्या, इसकी इतनी संख्या, तो इसका क्या असर पड़ेगा, क्या राजनीति पे असर पड़ेगा, क्या जो है माना जाए जी। आजकल जाति गणना पे जो है जी हर सरकार में जो है जोर दिया जा रहा है जी। हर प्रदेश स्तर में जो है जोर दिया जाए कि जाति गणना कराया जाए जी ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है सबसे पहले नीतीश जी ने अपने यहाँ से जारी किया कि सबसे पहले हम अपने यहाँ से गणना करेंगे। उन्होंने गणना किया है तो उससे ये है कि जनसंख्या उजागर हो गई है, इतनी जनसंख्या इनकी, इतनी जनसंख्या इनकी जी। तो ये आगे चल के राजनीति पे तय करेगी, राजनीति का भविष्य तय करेगी। जो गणना हुई है इससे जो है राजनीति का भविष्य जो है तय करेगी। और जितनी राजनीति के लोग जो जो आए हैं उसी हिसाब से उनका जो बेरोजगारी का है तो सरकार उनको जो है रोजगार देने का जो है वो करे जी। उसी हिसाब से जो जिसकी जितनी जनसंख्या है उतनी उसकी भागीदारी वाला जो है काम किया जाए जी। तो उससे ज़्यादा जो जनता सवाल उठा रही है वो सवाल इस बात का उठ रहा है कि जैसे बीपी सिंह ने मंडल कमीशन में आरक्षण दिया और बीपी सिंह की राजनीति का खात्मा वहीं से हो गया। जो मंडल कमीशन से जिन्न निकाला उस जिन्न ने बीपी सिंह को ही पटक दिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लालू नीतीश ने जो जिन्न निकाला है जातियों का, वो जिन्न लालू नीतीश को बीपी सिंह की तरीके से पटक देगा, या लालू नीतीश जो है आगे जो है बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे और बिहार के अगल बगल सरकारें भी बनाएंगे, जैसे झारखंड में सरकार बना ले, उत्तर प्रदेश में सरकार बना ले, पश्चिम बंगाल सरकार बने, तो क्या संभावनाएं लग रही, इन लोगों की राजनीति का क्या स्थिति रहेगी। खास तौर से ये समझने वाली बात है कि जब आंकड़े जारी किया तो अति पिछड़ों की ओर से ये आवाज़ उठ रही है कि भाई लंबे समय तक को मुख्यमंत्री यही दो लोग हैं, लगभग 33 वर्षों का समय हो गया, 33 वर्ष से लालू यादव, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर उन्हीं के परिवार के लोग हैं। तो 33 साल में उन्होंने हिस्सा नहीं दिया, जबकि मंडल कमीशन लागू हो गया था। मंडल कमीशन लागू होने के बाद भी उन्होंने हिस्सा नहीं दिया, तो क्या भरोसा किया जाए, क्या विश्वास किया जाए कि आने वाले समय में वो हिस्सा दे देंगे, ये जो है बड़ा सवाल बन रहा है। एक बात, अति पिछड़ों का खास वोट जो है नीतीश जी के साथ जुड़ा हुआ था। दूसरा सबसे बड़ा जो है सवाल जो है अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से, खासतौर से पसमानदा मुस्लिम की ओर से, अति पिछड़ा मुस्लिम की ओर से उठ रहा है। वो ये उठ रहा है कि जैसे 27% आरक्षण लागू है, तो 27% में 9% आरक्षण बन रहा है पसमानदा मुस्लिम जो है, अति पिछड़े मुस्लिम जो हैं, जो मुस्लिम समाज की जातियां हैं, उनका हिस्सा 9% आ रहा है। और तमाम जो है संगठन मांग कर रहे हैं कि 9% मुस्लिम को अलग करो, तो उन 9% मुस्लिम को 27% में उन्होंने नहीं अलग किया। परिणाम ये हुआ कि अगर कहीं 9% ही अलग कर दिया जाता तो माने 10 लाख अगर भर्ती हुई, जब आरक्षण नहीं था, माने मंडल कमीशन के तहत आरक्षण नहीं था, तब तो जो है जो भर्तियां नहीं हुई वो तो बात समझ में आती है कि आरक्षण नहीं था, मंडल कमीशन नहीं था। लेकिन जब मंडल कमीशन भी आ गया, लालू नीतीश मुख्यमंत्री भी बनते रहे, तो अगर 10 लाख भर्ती हुई हैं तो 10 लाख भर्ती में से 90,000 भर्ती पसमानदा मुसलमानों की बन रही हैं, अति पिछड़े मुसलमानों की बन रही हैं। तो वो 90,000 भर्तियां जो है अभी तक क्यों नहीं की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है कि लालू यादव ही रहे मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही, नीतीश कुमार रहे। तो इसको अब देखना है कि क्या जो है पसमानदा मुसलमान फिर लालू यादव पर भरोसा कर लेगा, या फिर जिस तरीके से बिहार में जो है ओवैसी की एंट्री होती है और 5-5 विधायक उनके जीतते हैं, तो कहीं कोई ऐसी नया समीकरण, जैसे बीपी सिंह ने आरक्षण तो दे दिया मंडल कमीशन का, लेकिन उसके बाद नया समीकरण निकल पड़ा, माने लालू यादव नेता हो गए, मुलायम सिंह यादव नेता हो गए, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि पसमानदा मुस्लिम समाज के बीच से नेता पैदा हो जाए, क्योंकि उनको लगा कि नहीं भाई गद्दारी, इन्होंने 33 साल से मुख्यमंत्री है, 33 साल में आदमी नौकरी पा के रिटायरमेंट हो जाता है,
नदियों में कितना पानी बह गया 33 साल में, और 33 साल में जब ये नहीं दे पाए तो अब क्या ये दे लेंगे, ये बड़ा सवाल है। और अपने नेता के साथ चलना, जैसे लालू यादव की बिरादरी ने सोचा, मुलायम सिंह यादव की बिरादरी ने सोचा कि हम अपने नेता के साथ रहेंगे, अब हम बीपी सिंह के साथ नहीं रहेंगे, जनेश्वर मिश्रा के साथ नहीं रहेंगे। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि वो खास तौर से पसमानदा मुस्लिम जिसकी संख्या भी बड़े पैमाने पर है और मांग भी वाजिब मांग है, तो वो अपने बीच का नेतृत्व जो है लाते हैं, खड़ा करते हैं, जैसे यादव ने किया कि मुलायम सिंह को लेकर के आए, लालू यादव को लेके आए, या लालू नीतीश पे ही भरोसा करते हैं, क्या आपको लग रहा है? देखिए ऐसा है कि जो परिस्थितियां बीपी सिंह की आप बात कर रहे हैं, जी, उन्होंने जो आरक्षण लागू किया जी, और उनके इस आरक्षण लागू करने के लिए जो सवर्ण जाति के लोग थे, उन्होंने काफी विरोध किया जी, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने पूरा जो है सत्ता परिवर्तन हो गया, ठीक। बीपी सिंह को उसमें जो है उठा पटक में जो है काफी नुकसान हुआ, सत्ता से वो बाहर चले गए, सत्ता से बाहर चले गए जी। तो ये तो रही उनकी बीपी सिंह, लेकिन अब जो लालू जी और नीतीश जी जो करने जा रहे हैं और किया है जी, उसमें ऐसा नहीं है जी। ये पिछड़ी जाति के लोग हैं जी, और ये जो इन्होंने जाति गणना की है और ये ऐतिहासिक काम होने जा रहा है और ऐतिहासिक काम कर भी रहे हैं जी, ठीक है। तो इनमें वो सत्ता मतलब इधर उधर उठा पटक नहीं होगा जी, ठीक। रही दूसरी बात जो है पसमानदा मुस्लिम की बात जी, जिनकी आप अभी चर्चा कर रहे थे, पसमानदा मुस्लिम जो है काफी पिछड़ा हुआ है, इनको नहीं दिया है। अभी हमारे इसी बीच जो है अली अनवर अंसारी साहब हैं जी, जो राज्यसभा सदस्य है, थे जी, बिहार से ही, उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज को जगाने का काफी काम किया और काफी जो है ये चर्चा कर रहे हैं जी जी। इस पे बहुत तेजी से वो चर्चा हो रही है कि मुसलमानों जो अति पिछड़े में जो अति पिछड़े हैं जी, पसमानदा मुस्लिम जी, तो उसमें कई जाति अति पिछड़ों में बहुत ज्यादा और भी जातियां हैं, तो उनको जो पिछड़ गए उनको भागीदारी दी जाए। तो अली अनवर साहब उस बातों को उठा रहे हैं जी, और हम तो मेरा जो सोचना है कि जो लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, तो चाहेंगे कि जो जितने पिछड़ गए उनको जो है आगे लाने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये कि जो अल्पसंख्यक चेहरा है पसमानदा का, एक कोई ना कोई जो है उप मुख्यमंत्री जो है बनाने का काम करे, जिससे कि जो मुसलमान अपने को ठगा महसूस कर रहा है, बिल्कुल जी, ठीक है जी। अभी तक जो ठगा महसूस कर रहा है उसको सत्ता नहीं मिल रही, यादव जी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, और भी कई लोग आ गए जी, बराबर आते जाते रहे हैं जी। तो उसमें कम से कम मुस्लिम को एक जो है उप मुख्यमंत्री का जो है चेहरा बनाया जाए जी, तो जिससे आगे जो है आने वाली भविष्य में जो है ये मुस्लिम जो है कहीं भटके नहीं, वो लालू और नीतीश के साथ ही रहे जी, जी। ये जो है करना पड़ेगा जी, ये उत्तर प्रदेश में भी ये करना पड़ेगा जी, और वहाँ भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी ओवैसी जी ने मांग की थी गठबंधन में विधानसभा जी, 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 अखिलेश जी से कि हमारा एक मुस्लिम चेहरा होना चाहिए उप मुख्यमंत्री, तो अखिलेश जी को बहुत बुरा लगा जी, जी, ठीक है। अब अखिलेश जी वोट भी हम लोग से लेते हैं, मुस्लिमों का वोट लेते हैं, लेकिन वो उनको क्या है कि अब किसी ने कह दिया जी, या ओवैसी जी ने कह दिया कि मुस्लिम चेहरा उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप मुस्लिमों का बराबर वोट ले रहे हैं, हर चीज का मुलायम सिंह बराबर वोट लिए, उन्हीं के द्वारा यादव मुस्लिम की वजह से उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है। लेकिन क्या है, मुस्लिमों को अभी तक मुस्लिम ठगा जा रहा है, हर तरह से कोई भी पार्टी आ रही हर जगह ठगा है, लेकिन मुस्लिमों को अभी अल्पसंख्यकों को कहीं कुछ मिला नहीं है जी। तो हम ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से ओवैसी जी ने बात रखी है अखिलेश जी के सामने, तो कम से कम वो भी एक चेहरा दे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का, कोई चेहरा देते मुस्लिम जी, ठीक है, तो उस तरह दे दे। और बिहार में जो हो रहा है उसमें दिया जाए, जो जितने भी स्टेट के जितने भी राज्य हैं उनमें जो मुख्यमंत्री है, तो कम से कम मुस्लिमों को कहीं न कहीं एक दिया जाए, बड़ा चेहरा बनाए उनको, तो मुस्लिम जो है अपने आप को ठगा महसूस नहीं करेगा और पार्टी के साथ काम करेगा और दिल लगा के करेगा, कहीं इधर उधर जाने का काम नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ा तो सवाल यही भरोसे का है कि जब वो शासन सत्ता में थे तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी जो है गवारा नहीं किया, विधानसभा में विपक्ष का नेता भी जो है बनाना गवारा नहीं किया, मुख्यमंत्री कौन कहे भाई। लालू यादव मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, उनको कोई मुस्लिम नहीं दिखाई देता है, उनकी पार्टी में अच्छे अच्छे मुस्लिम नेता रहे लेकिन किसी को जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और अपनी पत्नी पर भरोसा किया, राबड़ी देवी पर भरोसा किया, उनकी शिक्षा पर भी सवाल उठते रहे। उसी प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने किसी मुसलमान पे भरोसा नहीं किया,
भले वो जो है उनको मुस्लिम समाज वोट देता रहा और यादव से ज़्यादा जो है मुस्लिम समाज रहा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे पर जो है भरोसा जताया। भले कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये बेटा राजनीति में बहुत अधिक मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं, राजनीति को नहीं समझ रहा, खैर ये सब रहा। तो अब भरोसे का संकट है। दूसरा बड़ा संकट ये है कि जब ये लोग शासन सत्ता में रहे तब तो इन्होंने किया नहीं, तब तो उन पर जातिवाद का आरोप लगता रहा। और लालू यादव जी के जो सांसद हैं तो उसमें जो है आप देखिए कि जो उसमें से जो है कितने अति पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, ये जो है बड़ा सवाल है कि जब सांसद बनाना होता है तब वही फॉरवर्ड आ जाते हैं। अब वो कुछ लोग कहते हैं भाई पैसा लेकर के भेजते, कैसे भेजते हैं कि ये रहस्य का विषय है। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सांसद जो हैं, लगभग 60% सांसद लालू यादव के वो फॉरवर्ड लोग हैं। तो अब ये कैसे बैकवर्ड के साथ न्याय करेंगे, ये जो है बड़ा विषय है। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, तो नीतीश कुमार जी जब चीफ मिनिस्टर थे और एकमात्र वहाँ पर कैबिनेट वो मंत्री बनाने की बात आई तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई हमारा कुर्मी समाज का ही व्यक्ति आरसीपी सिंह जाके बनेगा। तो नीतीश कुमार ने ये भी नहीं सोचा कि चलो ठीक है भाई, हम जो है यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं तो लाओ हम सेंट्रल में मिनिस्टर गैर कुर्मी बना दे। उन्होंने कुर्मी आरसीपी सिंह को बनाया, प्रदेश वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्होंने आरसीपी सिंह को कुर्मी को बनाया। और सबसे दिलचस्प सब बात है उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश में जब से जनता दल यूनाइटेड बना है तब से लेकर आज तक उसका प्रदेश अध्यक्ष कोई न कोई कुर्मी ही होता है। लोग कहते हैं कि भाई इसकी लिखा पढ़ी हो गई है कि कुर्मी होगा। भले जो है मायावती जी भी जो है अलग हट करके बना दिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी बना दिया। अखिलेश यादव पर इतने आरोप लगते हैं जातिवाद के, मुलायम सिंह यादव पर रखते हैं, फिर भी उन्होंने राम शरण दास गुर्जर को बनाया। और उसके बाद इस समय उत्तम पटेल बने हुए हैं, नरेश उत्तम पटेल बने हुए हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में पत्ता नहीं हिल रहा, सिर्फ कुर्मी ही बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। भले वो कुर्मी जो है पार्टी छोड़ के चला जाए, कांग्रेस में विलय कर ले, जैसा कि जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश का इतिहास है। तो जब इतना जातिवाद है तो अति पिछड़े कैसे भरोसा करेंगे, अल्पसंख्यक कैसे भरोसा करेगा, दलित समाज कैसे भरोसा करेगा, ये जो है चंद सवाल है। तो हमारे बीच में जेपी शास्त्री जी हैं, आपसे जानते हैं कि आप भी कुछ मार्गदर्शन करिए कि इस स्थिति से क्या संभावित हो सकता है, संभावना क्या हो सकती है राजनीति की। जी ऐसा है कि मैं जेपी शास्त्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी जी, आपसे ये बताना चाहेंगे कि जो भारत का संविधान है जी, संविधान में समाज का वर्गीकरण जो हुआ है अगड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में हुआ है जी। तो जब पहले तो 3 वर्ग में वर्गीकरण कर दिया जाए जी, इसके बाद वर्गीकरण करने के बाद जब हम पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण करते हैं तो पिछड़े वर्ग में एससी आते हैं, एसटी आते हैं और ओबीसी के लोग आते हैं। और फिर हम ओबीसी का भी वर्गीकरण 3 भागों में करेंगे। एक तो होगा क्या कहते हैं कि मध्य पिछड़ा, हाँ, तो एक होगा अति पिछड़ा। और अति पिछड़े के नाम पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक जो पिछड़े हैं, हाँ, इनका भी वर्गीकरण। इसका मतलब है कि ओबीसी को 3 भागों में बांटना पड़ेगा। हाँ, हाँ। एक तो मध्य पिछड़ा वर्ग होगा, एक अति पिछड़ा वर्ग होगा और एक अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग होगा। नहीं, ये तो काम जो है जस्टिस राघवेंद्र कमेटी ने कर दिया उत्तर प्रदेश में। अब जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट भाजपा लागू नहीं कर रही है। हाँ। लेकिन उन्होंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर माने उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज को 3 वर्गों में उन्होंने बांट दिया। हाँ, तो बांट दिया है तो उसको जो है लागू करने की मांग जो है गाहे बगाहे अति पिछड़े संगठन भी कर रहे हैं, पार्टियां भी कर रही हैं। जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा निरंतर मांग कर रही हैं कि जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो है सदन के सामने रखी जाए। तो ये सब चल रही हैं। तो इनका जो ये नहीं रख रहे हैं, जो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कहने का मतलब जब तक जाति चेतना, जाति संवेदना इस देश में रहेगी, हाँ, तब तक ये बीमारी रहेगी। अगर इस बीमारी को खत्म करना है तो वर्ग चेतना और वर्ग संवेदना लानी पड़ेगी। या ये माना जाए कि जब जाति चेतना रहेगी तभी न्याय मिलेगा। जिस जाति का मुख्यमंत्री बनेगा, जिस जाति का विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा, उसी को न्याय मिलेगा। नहीं, जाति चेतना का अर्थ यहाँ से बिरादरी से नहीं है। जी, जाति चेतना हम खत्म करना चाहते हैं। जी, लेकिन आप खत्म करना चाह रहे हैं और ये लोग तो जाति गणना कराना चाह रहे हैं। नहीं, तो फिर जाति कैसे मामला? नहीं, असल में जाति गणना का मतलब ये हो जाता है, हाँ, जैसे ओबीसी है जी, तो ओबीसी एक वर्ग है जी,
यानी ओबीसी एक वर्ग है, क्लास है। हाँ। और उस क्लास में जो सब कास्ट होती है तो उसमें कितनी जातियां उसमें समाहित हैं, इसलिए उसका पता किया जाता है। तो जाति के आधार पर अगर करेंगे तो इस तरीके से नुकसान होगा। लेकिन जिन जातियों इससे नुकसान किस चीज का होगा? उससे नुकसान की जाति चेतना पैदा होगी ना। लेकिन चूंकि जो वहाँ पर क्लासिफिकेशन है कि यानी पिछड़ा वर्ग है, तो पिछड़ा वर्ग 3 भागों में है। एक तो मध्य पिछड़ा वर्ग है, और दूसरा अति पिछड़ा वर्ग है, और तीसरा वर्ग जो है कि धार्मिक अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग है। इस तरीके से करके राजनीति में, नौकरी में, शिक्षा में, उद्योग में, व्यवसाय में, धन धरती में सब जगह बंटवारा कर दिया जाए। लेकिन जब इसके लिए जनता जागेगी तब तो बटेगी ना। अभी मान लीजिए अभी तो एक ही जाति माल खा रही है। नहीं तो जनता कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर रही। इसीलिए तो ये जो है एक जाति के नेता जो है, एक जाति का प्रभुत्व इसीलिए हो गया तो उनके अंदर जाति चेतना है। हाँ, जाति चेतना से ऊपर उठना पड़ेगा, उनको वर्ग चेतना में लाना पड़ेगा। और जब तक वर्ग चेतना नहीं आएगी तब तक काम बनेगा नहीं। तो 75 साल हो गए, अमृत काल मनाया जा रहा है। अमृत काल में जो है कितने लोग ब्राह्मणवाद से ऊपर उठे, कितने लोग ठाकुरवाद से ऊपर उठे। अब ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद से ऊपर उठे नहीं और यादववाद पटेलवाद शुरू हो गया। तो अब यादववाद आ गया, पटेलवाद आ गया, तो लेकिन कुछ लोगों को न्याय मिला, कुछ लोग यादववाद पटेलवाद के चलते न्याय मिला। तो उसी प्रकार से जो अन्य जातियां हैं, अगर उनमें भी वाद आ जाए, जैसे तेलीवाद, तमोलीवाद, मालीवाद, है, जैसे नाउवाद, बारीवाद, कहारवाद, लोहारवाद, बढ़ईवाद, कुम्हारवाद, तो ये सब आ जाए तो क्या माना जाए कि इन जातियों को भी जो है न्याय मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि इस तरीके से अगर बात होगा तो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता खत्म हो जाएगी जी। इस तरीके की बात आने से देश कमजोर होगा। तो जब ब्राह्मणवाद रहा, ठाकुरवाद रहा, यादववाद रहा, पटेलवाद रहा, तब क्या जो है कोई राष्ट्र खतरे में आया? राष्ट्र नहीं खतरे में आया, सब ठीक से चलता रहा। राष्ट्र का अर्थ, राष्ट्र माने संस्कृति है। जी। राष्ट्र का देश से नहीं है, राष्ट्र का मतलब संस्कृति से होता है, जिसका लोग अर्थ नहीं जानते हैं। तो हमेशा राष्ट्र खतरे में रहा है जी। राष्ट्र इसलिए खतरे में रहा है कि यहाँ पर जो संस्कृति है वो ब्राह्मणी संस्कृति है। नहीं, तो अब वो जो है मनोज झा कह रहे हैं कि साहब ठाकुरी संस्कृति है, ठाकुर को मारो। तो आप जो कह रहे हैं ब्राह्मणी संस्कृति है जी। तो ये ब्राह्मणी संस्कृति में क्या है? इसके माने क्या माना जाए? ब्राह्मणी संस्कृति खास बात क्या है कि असमानता। हाँ, ब्राह्मणी संस्कृति मतलब होता है असमानता, गैर बराबरी। जहाँ गैर बराबरी रहेगी वो संस्कृति खतरनाक होगी। और जहाँ समता रहेगी, जिसे भारत के संविधान की प्रस्तावना सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात करती है तो सामाजिक न्याय लाना पड़ेगा। सामाजिक न्याय मतलब समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज रचना करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। ये सारी बातें जो है जो भारत का संविधान है उसको हमें मूल रूप से पढ़ना पड़ेगा। जाति चेतना, जाति खत्म करनी पड़ेगी। वर्ग चेतना, वर्ग संविधान के आधार पर राजनीति में, नौकरी में, शिक्षा, उद्योग में, व्यापार में, धन धरती में सबको भागीदारी देनी पड़ेगी। या ये कहा जाए कि जातियों को जाग कर लेना पड़ेगा। भाई व्यवहार में जो जातियां जागी, जिन जातियों ने अपना नेता बनाया, उन्हीं को तो न्याय मिला। मान लीजिए बाकी जो जातियां नहीं जागी, उनके जो है विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, मंत्री नहीं है, उनके जो है अधिकारी नहीं है, नौकर नहीं है। नहीं, जो गिरा हुआ है उसको उठाना पड़ेगा ना। तो वो तो उठाने के लिए तो काम चंद लोग जो है, कभी कभी जयप्रकाश आते हैं, कभी लोहिया आते हैं, कभी अंबेडकर आते हैं। अब जैसे आप काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। लेकिन समाज में जो एक विसंगति है कि जिस अनुपात में जागना चाहिए, 75 साल हो गए और तमाम ऐसी जातियां हैं जिनका आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेशों में एक डीएम नहीं बन पाया, एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाया, ना यूपी में न बिहार में। तो वो जातियां, खासतौर से वाल्मीकि समाज हो गया, धानुक समाज हो गया, तो ये सब जातियां हैं। तो इनके लोग नहीं जाग रहे हैं, तो इनके लोगों को कैसे जगाया जाए? इनके लोगों की धोबी, धानुक, वाल्मीकि, सोनकर नहीं जगाना पड़ेगा ना, इनको जगाना पड़ेगा। क्या बिना जगाए तो काम चलेगा नहीं। जी। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि जब इससे कोई ऊपर उठना पड़ेगा जी। हाँ, तो इससे ऊपर उठ करके इनको जगाना पड़ेगा जी। बिना जगाए काम चलेगा नहीं जी। ये सारी बातें हैं जी। तो संविधान को मूल में रख कर संविधान को तो भाई संविधान को तो इन्होंने जो है माने नहीं। संविधान 38-39 जो बात रही कि भाई सबको आजीविका का अधिकार दिया जाए, सबको जो है रोजी रोटी दी जाए ठीक से,
और ऐसा कानून बनाया जाए जिससे गैर बराबरी न बढ़ने पाए। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि गैर बराबरी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जमींदारी तालुकेदारी में जितनी गैर बराबरी नहीं थी, उससे हजारों लाखों गुना गैर बराबरी बढ़ गई। देश की आज़ादी के बाद 47 के बाद जो है गैर बराबरी जो है लाखों गुना बढ़ गई। इतने बड़े बड़े पूंजीपति आ गए। और उस समय तो जमींदार, जैसे आजकल जैसे लखनऊ में देखा जाए, गोमती नगर, इंदिरा नगर, ये कुछ इलाकों में जितने बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, इतने भवन तो जो है कहीं 10-20 कोस में एक आध जमींदार के होते थे। जब 10-20 कोस चलिए तब कहीं एक जमींदार के होते थे। और अब तो जो है 10-20 हजार मकान वो जो है पता लगा कि जो है 10 किलोमीटर के अंदर बने हुए हैं। तो उसका कारण यही है कि जो भारत के संविधान का, जैसे अभी क्या कहते हैं कि उसका कारण भारतीय संविधान भारत या जो है ये जो है नेता, भ्रष्ट नेता माने जाए। नहीं, भारत के संविधान में जो भाग 4 है जी, भारत के संविधान का भाग 4 जो है वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। सरकार की नीति कैसी होगी, सरकार की पॉलिसी कैसी होगी, वो पॉलिसी को संविधान में बताया गया है। लेकिन आज तक जो है भारत के संविधान का राजनीति, राज्य का नीति निर्देशक तो लागू नहीं किया गया। अगर लागू किया गया होगा तो 36-51 लागू कर दिया जाए, आज सारी समस्या का समाधान। हाँ, तो उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो संविधान का भाग 4 है, इसको 36 से 51 तक मूल रूप से लागू नेता कह रहे हैं हम ये नहीं लागू करेंगे। तो अगर हम जात के आधार पर वोट लेंगे, जात के आधार पर हम जो है सरकार बना लेंगे और फिर जनता को लूटेंगे कूटेंगे। नहीं तो कुछ लोग कह रहे हैं हम जो है धर्म के नाम पर सरकार बनाएंगे और जनता को लूटेंगे कूटेंगे, संविधान का कोई काम नहीं करेंगे। नहीं तो जी मतलब जो लोग जैसे कल जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी जात गरीब की है। हाँ। हम प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि गरीब जो है जात की परिभाषा में आएगा तो कैसे आएगा, लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं है। और ना वो व्याकरण जानते हैं कि व्याकरण में क्या है। अगर वो पढ़े लिखे, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसलिए पढ़े लिखे होते तो उनको मालूम होता उनका सबसे बड़ी जाति जो है प्रधानमंत्री ही नहीं बन पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, जनता जो है जब तक भारत के संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 जो लिखा गया है उसको जन जन तक बता दिया जाएगा। मौलिक अधिकार पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम भारत के संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 जनता को बता देंगे। और जिस दिन जनता जान जाएगी उस दिन जनता अपने मतलब जनता को जगाने की बात है कि जनता जो जागे। जी एक बात और ध्यान में आई कि मोदी जी के द्वारा माने भाजपा RSS के द्वारा बड़े बड़े बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि देखो ये हमने इतने जो है अनुसूचित जाति के मंत्री बना दिए, देखो ये हमने इतने पिछड़े वर्ग के हैं, माने पिछड़े वर्ग के मंत्री बना दिए हैं, बोर्ड लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिन जातियों को हटाया है उसका बोर्ड नहीं लगा रहे हैं कि देखो हमने इस बिरादरी को हटा दिया है, इस बिरादरी को माने कायस्थ बिरादरी को मंत्रिमंडल से मुक्त कर दिया गया है। तो ये अपने दर्शकों से साझा कर लिया कि बोर्ड लगा रहे हैं कि देखो इतनी जातियों को हम शामिल किए हैं। जो अभी आपने कहा कि गरीब सबसे बड़ी जाति है, तो वो ये कह रहे हैं नहीं, गरीब नहीं सबसे बड़ी जात, सबसे बड़ी जात जिसको हमने मंत्री बनाया है उसको बोर्ड लगा रहे हैं। जी हाँ, अब आप बोलिए हमारे दर्शकों के साथ। जी। तो ठीक है, आप लोगों को जो है भोजन करना है और भोजन करके फिर जो है वो जनता को जगाना है। तो आप कुछ हम जनता खबर के दर्शकों से कहना चाहेंगे सलमानी साहब अंत में? जी, अपने जो है आज क्या नाम है आपका? इंद्र प्रकाश बौद्ध। इंद्र कुमार बौद्ध जी आज हम लोग के बीच में आए। जी, बहुत आपका स्वागत है। और आपके चैनल पे आज हम लोग को बैठाला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP शास्त्री जी। मैं फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे का जो है मंडल संयोजक पेंशन भागीदारी मोर्चा का जो है आज बहाली के लिए जो है 1 अक्टूबर को दिल्ली में प्रोग्राम किया गया था, उसी के तहत ये कार्यक्रम चल ही रहे हैं जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके जो है जितने सहयोगीगण हैं, जनतागण हैं, मैं उनसे कहूँगा कि भाई अब जो भी वोट की चोट है वो देख समझ बूझ के, अब पढ़ा लिखा युग आ गया, समझ के अपने जो भी कैंडिडेट है उसको समझ के वोट करिए। यही हम लोग की भविष्य जी। मैं इसी के साथ जी। तो अच्छा रहा
कि सलमानी साहब ने भी बात किया, शास्त्री जी भी। अब आप लोग भोजन करने के लिए जा रहे हैं और हम अपने जनता खबर के दर्शकों से अपील करेंगे कि 11 अक्टूबर को इको गार्डन लखनऊ में बहुत बड़ा जयप्रकाश मेला हो रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद फिर जो है जब देश में कांग्रेस काबिज थी तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपातकाल लागू हुआ, तमाम विषय रहे। तो जेपी मेला में आप सब लोग पहुँचे 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक ऐसा व्यक्तित्व रहा जिसमें पक्ष में भी लोग हैं, विपक्ष में भी लोग हैं। और हम यही अपील करेंगे कि आप सब लोग वहाँ पर पहुँचिए और सलमानी साहब के विचारों को सुनिए, जेपी शास्त्री जी के विचारों को सुनिए, और भी जो है तमाम जो वहाँ पर गणमान्य रहेंगे, वक्तागण रहेंगे, उनके विचारों को आप सब सुनिए। इको गार्डन लखनऊ, जहाँ पर धरना प्रदर्शन होता है, धरना स्थल होता है, वहाँ पर आप सब पहुँचिए। इको गार्डन लखनऊ आप सब देखते रहिए जनता खबर। धन्यवाद आप सभी को। किसी को लाना है।